जेड स्क्वायर आपका एग्जाम्पल था, तो फिर मैंने उसको दिखाया था किस प्रकार से उसको u प्लस आई भी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा u और v जो होते हैं किसके फंक्शन होते हैं, x और y के। जैसे मैंने वहाँ बताया था एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर के बारे में, तो यहाँ पे z मतलब x प्लस आई वाई का स्क्वायर, तो मैंने किया था x स्क्वायर प्लस का आई वाई का स्क्वायर और प्लस का 2i(xy). तो यहाँ से आई स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक साथ, और i और 2xy। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यह क्या है, यही हमारा u है और प्लस का i, और ये क्या है हमारा v है। तो u क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब u किसका फंक्शन है, xy का। v क्या है 2xy, तो v भी किसका फंक्शन है, xy का। तो हर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। तो मान लीजिए सिंपली मैं जेड स्क्वायर लिया हूँ, जब भी आप देखिए पूरे कॉम्प्लेक्स में आप जब भी पढ़ेंगे तो जो भी फंक्शन आपके सामने आएगा वो फंक्शन जेड में ही होगा, और वो फंक्शन कौन होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। तो जब भी किसी फंक्शन की बात आएगी, फंक्शन का नाम आएगा, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को ही मानेंगे, मतलब वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ही होगा। पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को ही पढ़ना है, उसी से रिलेटेड हमको टॉपिक को पढ़ना है। बात समझ में आई। और हर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जरूरी नहीं है कि इस रूप में दिखे, बट हाँ उसे अगर आप देखना चाहें तो जरूर इस रूप में वो दिखाई देगा। जैसे ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा था ना u प्लस आई भी के रूप में, लेकिन जब मैंने उसको ओपन किया और फिर अलग अलग किया तो मुझे u प्लस आई भी के रूप में दिखाई दिया, और ये भी दिखाई दिया कि u किसका फंक्शन एक्स वाई का, v किसका फंक्शन एक्स वाई का। क्लियर हुआ। तो इस तरीके का होता है। अब देखिए इसके बाद फिर मैं बता रहा था आप लोगों को जो है यहाँ पे किसी भी एनालिटिक फंक्शन के बारे में। फिर मैंने एक टॉपिक बताया था एनालिटिक फंक्शन। किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब कहते हैं। देखिए इतना आसान पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, आप देखेंगे खुद ही कुछ है ही नहीं। अभी आप आगे चलेंगे, सिलेबस उसका देख लीजिए, आपको सिलेबस देखते ही मालूम चला कितना सिलेबस है उसका। लेकिन छोटा सा सिलेबस है। नाम दे दिया कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तो बस कॉची इंटीग्रल फार्मूला का स्टेट प्रूफ पढ़ लेंगे, उसी 2-3 क्वेश्चन, टॉपिक खत्म। नाम दे दिया कॉची थ्योरम, खाली स्टेट ऑफ प्रूफ पढ़ लेंगे, 2 क्वेश्चन, काम खत्म हो गया। मतलब आपको 4-5 ठो जो है ऐसे थ्योरम पढ़ने हैं, और गारंटी है कि 4 थ्योरम में से 2 थ्योरम हर साल आते हैं, निश्चित है 101%। और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी एक ही तरीके के होंगे। तो ये इस तरीके का रहेगा। तो मैंने बताया था एनालिटिक फंक्शन के बारे में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन हम जो है कब कहते हैं। तो मैंने क्या बताया था, बताइए, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब कहलाता है, जब वो सिंगल वैल्यूड हो, और साथ ही साथ वो जिस डोमेन में डिफाइंड हो उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। बात समझ में आ रही है ना, डोमेन समझ रहे हैं ना। हर एक फंक्शन जो होता है, मैंने उसमें एग्जांपल भी बताया था कि जो फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है, मतलब कि x, जैसे मान लीजिए फंक्शन हमारा x में है, तो x के वे कौन कौन से वैल्यू हैं जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड हैं, x के उसी वैल्यू के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 1/(x-2) लिया था ना, 1/(x-2). तो मैंने बताया था कि देखिए ये जो फंक्शन है 1/(x-2), ये केवल 2 को छोड़ दीजिए तो हर एक रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो वही डोमेन हो गया। r-(2) वो उसका डोमेन हो गया। तो हर एक फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसका भी अपना डोमेन होगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है ना, अगर वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ सिंगल वैल्यूड है, तो मेन देखिए आपका जो है कॉन्सेप्ट वो डिफरेंशिएबल का ही है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो क्या हो जाएगा आपका एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, एनालिटिक फंक्शन को हम लोग रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं और होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। ये भी मैं बताया था आप लोगों को कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है उसे रेगुलर बोलते हैं और क्या बोलते हैं, होलोमॉर्फिक बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब बातें करते हैं, ये तो एनालिटिक फंक्शन हो गया। अब कैसे किसी फंक्शन को चेक करते हैं कि वो एनालिटिक है कि नहीं है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था CR इक्वेशन को बोलते हैं कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है ना। CR इक्वेशन के थ्रू हम बताते हैं। बट लेकिन एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को ना, उस दिन टॉपिक तो मान लीजिए उसी ब्रेक हो गया था, रुक गया था, फिर मैंने उसको यूट्यूब पे शेयर कर दिया, तो एक आध बच्चे ने, शायद 3rd ईयर के बच्चा था, उसने हमसे क्वेश्चन कर लिया कि सर जो CR इक्वेशन है क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो नहीं, जान लीजिएगा, कोई भी आपका जो है एनालिटिक फंक्शन वाली कोई फंक्शन आपको दे दिया, उसको चेक करना है कि वह एनालिटिक है कि नहीं है। तो जब हम CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं किया
तब गारंटी वह एनालिटिक नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो गारंटी है कि वह एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन सेटिस्फाई कर गया तो इसकी गारंटी नहीं है कि वह एनालिटिक होगा। याद रखिएगा, मतलब CR इक्वेशन जो है वो केवल नेसेसरी कंडीशन है, वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन मतलब यह होता है कि अगर कोई किसी का नेसेसरी कंडीशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट की बात करते हैं तो सफिशिएंट कंडीशन जो होता है वो पर्याप्त होता है कहने के लिए वो एनालिटिक है कि नहीं है। तो CR इक्वेशन जो होता है वो नेसेसरी कंडीशन होता है, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वह गारंटी CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तब आप ये नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि CR इक्वेशन जो होता है वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है। वो क्या कैसा होता है? वो नेसेसरी कंडीशन होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर कोई क्वेश्चन दिया है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है तो वो दे देता है कि भाई बताइए कि जो है ये एनालिटिक है कि नहीं है, तो हम CR इक्वेशन चेक करते हैं। अगर CR इक्वेशन हमने चेक किया, अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तब हम गारंटी बोल देंगे कि वो एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो कंपल्सरी है, नेसेसरी है कि वो CR इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो है चेक किया वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, अब कोई आपसे बोले बताओ एनालिटिक है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं अभी हम नहीं कर सकते कि वो एनालिटिक है कि नहीं है। उसके लिए फिर हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तब जाके बोलते हैं कि एनालिटिक है कि नहीं। लेकिन अगर नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तब गारंटी बोल देंगे कि वो एनालिटिक नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नेसेसरी का मतलब, ठीक है। तो अब हम उसी CR इक्वेशन को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। तो आप हेडिंग कीजिए नेसेसरी कंडीशन, हेडिंग रहेगा नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन to be analytic, necessary condition for a complex variable function to be analytic, to be analytic, किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के एनालिटिक होने का जो नेसेसरी कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसी को बेटा हम लिख सकते हैं R में करके, ठीक है, जो है कॉची रीमान इक्वेशन। वो कंडीशन कौन है? कॉची रीमान इक्वेशन। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है डिस्कस द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन टू बी एनालिटिक, या आपसे ये भी बोल सकता है बेटा कि डिराइव कॉची रीमान इक्वेशन या डिराइव CR इक्वेशन। क्लियर है? आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आइए सबसे पहले देखिए, अभी नेसेसरी कंडीशन में मैं देखता हूँ क्या है CR इक्वेशन, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, तो फिर उसका नेसेसरी कंडीशन यही है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? तो आइए हम फंक्शन को एनालिटिक मानते हैं और फिर दिखाते हैं कि वह जो है एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? CR इक्वेशन। कॉची रीमान जो कि आपके मैथमेटिशियन है उन्हीं के नाम पे है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए आप प्रूफ देख लीजिएगा, उसको आप नोट कीजिएगा। लेट एफ जेड, देखिए जब भी कोई फंक्शन मानेंगे वो जेड में ही मानेंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन से ही रिलेटेड होगा। लेट एफ जेड बी एनालिटिक, एफ जेड को एनालिटिक मान लेते हैं। लेट एफ जेड बी एनालिटिक, याद रखिएगा, अगर एफ जेड एनालिटिक है देन, तो एनालिटिक का मैंने आपको डिफिनेशन बताया, तब एफ जेड होगा सिंगल वैल्यूड और एफ जेड अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, है ना? तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कि लेट एफ जेड बी एनालिटिक देन, अच्छा बेटा इस जेड को ना, इस जेड को आप, एफ जेड को आप डब्लू बराबर भी करके लिखते हैं, था शॉर्ट में वो लिखना चाह रहा हूँ मैं, है ना? भाई इसको क्या लिखते हैं? डब्लू बराबर, तो डब्लू मतलब एफ जेड वो एनालिटिक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह हर एक पॉइंट पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल। हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मतलब इसका डेरिवेटिव क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ये तो मतलब डिफरेंशियल मतलब ना,
डिफरेंशियल मतलब कि वो डिफरेंशिएट हो सकता है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो देन डी डब्ल्यू बाई डी जेड एग्जिस्ट, यह बात, देन डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या एग्जिस्ट। देखिए अगर डब्ल्यू एनालिटिक है तो वह अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब उसका डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। भाई डब्ल्यू का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि जेड का फंक्शन तो जेड के रिस्पेक्ट में, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या करेगा, एग्जिस्ट। चलिए आपको एकदम कंसेप्ट बात बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। किसी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब समझते हैं क्या होता है। किसी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब यह होता है कि अलग अलग अगर हम पाथ लें, अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग जब उसको हम लोग जो है डिफरेंशिएट करें या उसका डेरिवेटिव देखें तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। मतलब समझिए यहाँ पे अगर डी डब्ल्यू बाई डी जेड एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ दस डी डब्ल्यू बाई डी जेड हैविंग सेम वैल्यू along एवरी पाथ। हर पाथ के अकॉर्डिंग या हर पाथ के थ्रू अगर हम उसकी वैल्यू देखें तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, मुझे देखना है कि यह इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम इस पॉइंट से होते हुए कई पाथ ले सकते हैं। देखो यह जो इस पॉइंट से होकर जाए, पाथ मतलब रास्ता या रेखा कोई भी बोल सकते हैं, है ना। तो हर एक ऐसे इसको लें, अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग जब इसकी वैल्यू देखें इस पॉइंट पर तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यह होता है जो है डिफरेंशिएबिलिटी। अभी रियल में जाएंगे तो उसको मैं अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड हैविंग सेम वैल्यू अलॉन्ग एवरी पाथ। अच्छा अब चलो हम लोग क्या करते हैं ना, दो पाथ लेते हैं। अब दो पाथ लेंगे और दोनों पाथ के अलॉन्ग इसकी वैल्यू देखेंगे। अगर वैल्यू सेम आएगा तब तो बोलेंगे क्या है कि वह जो है डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और सेम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया है कि डब्ल्यू क्या है, एनालिटिक है, और डब्ल्यू एनालिटिक आपने बोल दिया, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो हर अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग, है ना, डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, अलग अलग पाथ लेते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करते हैं। किसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मैं दो पाथ लेता हूँ, एक एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, एक क्या ले लेता हूँ मैं, वाई एक्सिस। तो along x एक्सिस, देखो along x एक्सिस क्या होगा, देखो ध्यान से, z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। जब x एक्सिस की बात करेंगे तो y बराबर क्या होगा, 0, यही ना होगा भैया। जब x एक्सिस की बात करेंगे तो y बराबर क्या होगा, 0। तो along x एक्सिस z बराबर x हो जाएगा। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, along x एक्सिस क्या हो जाएगा, z बराबर x हो जाएगा। इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर लो, इसलिए डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा का मतलब भी वही, डी का मतलब भी वही, डेभा का मतलब भी वही, बस समझने की बात है इसमें। मैंने बोला डी जो होता है यह आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, और जैसे डेभा लगाते हैं ऐसे यह पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। बात समझ में आ रही है, यह पार्शियल। और ये मतलब समझते हैं ना, जैसे डी है तो अगर कोई फंक्शन मान लीजिए है, अगर वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मतलब मोर देन वन वेरिएबल का है, तब अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वो केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन है ना, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल, जब एक ही की बात करते हैं, ठीक है ना। और सबको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, है ना, तब हमको उनको पार्शियल। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा भी दिखा, फिजिक्स में इसे डेल्टा से यूज कर देते हैं, डेल्टा से। तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू एक्स, मतलब डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस में लिख दूंगा डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये घबराएगा नहीं, कहाँ से आया है, देखिए यहाँ से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड को मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा एक्स। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स हमको लगता है इसमें सब पढ़ने वाले भी हैं, आप लोग पढ़े होंगे। v बराबर, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग, आप क्या लिखते थे वहाँ पे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, ये लिखते थे कि नहीं आप लोग। तात्क्षणिक वेग के लिए नाम सुना है नहीं आपने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण,
पढ़ा है ना आप लोगों ने। इस तरह से ए को भी लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है ना, और डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। अरे भाई इसी को तो लोग स्टार्ट में लिख देते थे, यही डी एस अपान डी टी, इसको लिखते हैं डी वी बाई डी टी, यही तो है। फिजिक्स पढ़ा है, पढ़ेंगे भी अभी आप लोग, तो वही यूज करते हैं यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने डेल्टा में लिख दिया, जहाँ यहाँ पे डेल्टा है मैं इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको मालूम क्या लिखूंगा मैं, अब देखो यहाँ पे एलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात हो गई, तो जेड तो दो ही का फंक्शन है ना, एक्स और वाई का है, तो एक्स एक्सिस से एलॉन्ग वाई की कहानी खत्म हो चुकी। तो जहाँ डी जेड था उसको आप क्या लिख देंगे, डेल्टा जेड के रूप में लिखेंगे, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स लिखेंगे। तो मैंने डेल्टा एक्स इसलिए लिख दिया क्योंकि वाई वाला पार्ट तो 0 हो गया, क्योंकि एलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात हो गई। अच्छा, जब वाई खत्म हो गया, एक्स बचा है, तो वहाँ पे अब हम पार्शियल भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं डी लिख दिया हूँ ना, ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ मैं डी भी लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, और डेभा डब्ल्यू अपान डेभा एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई तो हो गया 0, बचा खाली एक ही फंक्शन। जब एक ही फंक्शन बचा, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करो तब भी 2x आएगा, पार्शियल करोगे तब भी 2x आएगा, क्योंकि एक ही फंक्शन है, मतलब एक ही वेरिएबल है। इसको मैं लिखूंगा डेभा डब्ल्यू अपान डेभा एक्स। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर कर दूंगा फर्स्ट, ठीक। आगे देखो सेकेंड, अब एलॉन्ग वाई एक्सिस, जब यही वाई एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ आ जाओ, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्स 0, ठीक है ना। तो डेल्टा मैं इसको लिख देता हूँ z इक्वल टू आई वाई। क्लियर है, डिफरेंशिएट डेल्टा z इक्वल टू आई डेल्टा वाई। क्लियर, डेल्टा z इक्वल टू आई डेल्टा वाई। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, फिर डी डब्ल्यू बाई डी जेड, अब लिखूंगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 और डेल्टा डब्ल्यू अपान और आई डेल्टा वाई, है ना। क्योंकि भाई देखिए बात समझ में आई भाई, डेल्टा जेड इसको समझो, तो डेल्टा जेड इक्वल टू क्या, डेल्टा जेड इक्वल टू आई डेल्टा वाई, ठीक है, आई डेल्टा वाई। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 अपान आई, बोलो, और डेभा डब्ल्यू अपान डेभा वाई, ठीक है, डेभा डब्ल्यू अपान डेभा वाई, इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड, मैंने दो पाथ लिया, दोनों पाथ के एलॉन्ग डी डब्ल्यू बाई डी जेड की मैंने वैल्यू निकाल ली, दोनों पाथ के एलॉन्ग मैंने डी डब्ल्यू बाई डी जेड की क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। लेकिन नियम क्या कहता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है, मतलब डी डब्ल्यू बाई डी जेड एग्जिस्ट करेगा। अगर डी डब्ल्यू बाई डी जेड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि उसका वैल्यू जो है हर पाथ के एलॉन्ग सेम आएगा, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या होंगे, सेम, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस डी डब्ल्यू बाई डी जेड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एनालिटिक अपने माना हुआ है, हेंस ये दोनों वैल्यू क्या आएंगे, इसके सेम आएंगे। अलग अलग पाथ के लॉन्ग निकाले हैं तो हर पाथ के लॉन्ग वैल्यू सेम आएगी, तो खाली दो ही पाथ निकाला हूँ। तो डेभा डब्ल्यू अपान डेभा एक्स इक्वल टू 1 अपान आई डेभा डब्ल्यू अपान डेभा वाई। क्लियर है, इधर मैं मिटा देता हूँ, ये सब कोई चीज़ समझ लेंगे ये सब। देखिए यहाँ पे यह हो गया, देखिए यहाँ पे क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अब यह है कि जो W है इसको क्या लिखूंगा, U प्लस आई भी, क्या लिखूंगा, U प्लस आई भी। तो डेभा अपान डेभा एक्स और U प्लस आई भी और 1 अपान आई और फिर डेभा अपान डेभा वाई और U प्लस आई भी। अलग अलग कर दूं तो डेभा U अपान डेभा एक्स प्लस का आई और डेभा भी अपान डेभा एक्स और 1 अपान आई, ठीक है ना। और यहाँ पे डेभा U अपान डेभा वाई प्लस का आई डेभा भी अपान डेभा। क्लियर है। अब इस आई को भेज दूँ उधर, आई को उधर भेज देता हूँ, तो आई डेभा U अपान डेभा एक्स, और जब आई को यहाँ करें तो माइनस डेभा भी अपान डेभा एक्स, या गया उधर काम खत्म। अब यहाँ बचा डेभा U अपान डेभा वाई और प्लस का आई डेभा भी अपान डेभा वाई। ठीक है, इक्वेट कर लो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लो, इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट आपका है यह वाला रियल, ये वाला रियल इधर, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ है और यहाँ है। तो डेभा U अपान डेभा एक्स किसके बराबर,
डेभा भी अपान डेभा वाई की, यही तो बताओ इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ लगा हुआ, डेभा यू अपान डेभा एक्स, यहाँ क्या है डेभा भी अपान डेभा वाई, तो डेभा यू अपान डेभा एक्स इक्वल टू डेभा भी अपान डेभा वाई। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा। इसी को हम शार्ट में क्या लिखते हैं, यू एक्स, यू एक्स मतलब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो डेभा u अपन डेभा x, इसी को शार्ट में ux लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे vy, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना? अच्छा, ये तो रियल आपने इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लिया, और क्या है अभी रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है, माइनस डेभा v अपन डेभा x इक्वल टू डेभा u अपन डेभा y, या मैं इसी को शार्ट में लिख दूं, ठीक है ना, vx सॉरी ऐसे लिख दूं यू आई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर नोन एज सी आर इक्वेशन। यही होता है सी आर इक्वेशन। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि भाई ऑब्जेक्ट का एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब कि उसकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग पाथ के अलॉन्ग सेम आएगी। मैंने दो पाथ लिया, दोनों पाथ के अलॉन्ग उसकी वैल्यू निकाली, फिर मैंने सेम कर दी तो हमें ये कंडीशन मिला। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा, एनालिटिक माना है तभी नहीं कंडीशन आया, अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो कन्फर्म यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो लास्ट में लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर नोन एज सी आर इक्वेशन। ठीक है, सी आर इक्वेशन। इसका प्रूफ न के बराबर पूछा है, कभी पूछा है नहीं, बट बहुत लेंदी भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो जल्दी से जो भी मैथ पढ़ने वाले जल्दी से आएँ, हम बहुत तेज़ी से ख़त्म करेंगे। जब खींचेंगे 3-4 घंटा रेगुलर डेली, क्योंकि थर्ड ईयर में जाने का मतलब यह हुआ कि अब आप लोग आगे का भी ध्यान रखेंगे कि आगे आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए किसी को फिजिक्स से एमएससी करना है, केमिस्ट्री से एमएससी करना है, मैथ से एमएससी करना है, तो देखिए IIT JAM के एग्ज़ाम फरवरी में ही होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के ठीक पहले होते हैं। इसका मतलब कि अब आपको इसी साल आगे क्या करना है उसकी भी प्लानिंग बना के चलनी है। तो हम जितना जल्दी सिलेबस अपना खींच लेंगे, जितना अच्छा कवर रहेगा, उतना अच्छा आप आगे की प्लानिंग भी कर पाएंगे। और इसी में जूझते रह जाएंगे फरवरी मार्च तक सिलेबस ही पूरा करने में, तो 1 साल और आपको वेट करना पड़ेगा, 1 साल और तैयारी वारी करनी पड़ेगी, तब आप आगे जा पाएंगे। तो इसलिए जो है हम लोग तेज़ी से सिलेबस ख़त्म करेंगे तो सही रहेगा और हो जाएगा। 2 महीने रेगुलर आप लोग पहले आइए, 2 महीने में खींच देंगे कम से कम 3 पेपर। एक का पेपर बचवा करेगा रियल, आराम से उसको पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, तो यही है सी आर इक्वेशन। यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू आई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। यू एक्स मतलब विनीत कुमार डेभा यू अपान डेभा एक्स, और वी वाई का मतलब डेभा वी अपान डेभा वाई, और यू आई का मतलब डेभा यू अपान डेभा वाई, और वी एक्स का मतलब डेभा वी अपान डेभा एक्स। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये नेसेसरी कंडीशन है। क्या जी पेज भर गया? रिवर्स गियर में लिख ही रही हो ना? हो गया भैया?
यस सर। लास्ट में लिख लेना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर नोन एज सी आर इक्वेशंस। जब भी सी आर इक्वेशन की बात आएगी तुरंत आप जो बताएंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब आप हेडिंग कर लेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस। लिख लिया ना? हेडिंग रहेगा बेटा पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस। ठीक है, सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ जो भी डेरिवेशन का है। हेडिंग करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ, ऐसे तो मान लीजिए हो गया आपका एक्स वाई में है ना, ये जो सी आर इक्वेशन किस में है, एक्स वाई में। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको? कार्टेशियन। ठीक है, अब हम पोलर फॉर्म मतलब यही सी आर इक्वेशन अब हम आर और थीटा के फॉर्म में देखेंगे। या तब के लिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमको आर और थीटा में करके ही दे दिया और उसके एनालिटिक के बारे में बातें करनी हो जाए, बट याद रखिएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन पोलर फॉर्म में नहीं देगा। देखिए कॉम्प्लेक्स है तो बहुत लेंदी, अगर देखा जाए तो जो कॉम्प्लेक्स जितना है अभी एमएससी में आप 2 बार पढ़ेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स है बहुत ब्रॉड, लेकिन आपको जो पढ़ना है, आपका जो सिलेबस है ना वो बहुत कम है। बस मेन बात यह है कि आपका सिलेबस बहुत कम है, आपका टू दी पॉइंट सिलेबस ही है। सिलेबस देखेंगे तब भी आपको इतने दिखाई देगा, और जो भी है वो भी टू दी पॉइंट। मतलब ये नहीं कि कोई टॉपिक लिख दिया तो मतलब वो बहुत लंबा चलेगा, नहीं, कोई टॉपिक लिख दिया स्टेट प्रूफ 2 क्वेश्चन, कहानी खत्म उस टॉपिक की, और वही एबो करेगा, उसके बाहर जाने वाला कुछ नहीं है। तो आपका सिलेबस बहुत आसान है। तो हम भले पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं और दिया भी है आपके बुक में, बट पोलर फॉर्म से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको खाली कार्टेशियन फॉर्म को ही याद करना है, वही तैयार करना है। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अब देखें हेडिंग की है ना पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन। अच्छा ये देखो, अगर मैं लिखूँ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक, z इक्वल टू क्या लिख दूँ मैं, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, क्या कर रहे हो? ठीक ना। अब मैं पोलर फॉर्म की बात हो रही है तो मैं x के स्थान पे क्या पुट करूंगा, r cos थीटा, और y के स्थान पे r sin थीटा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे r cos थीटा प्लस का i r sin थीटा। अगर मैं r कर लूँ कॉमन, r क्या कर लूँ कॉमन, तो मालूम है क्या मिलने वाला है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस का i sin थीटा। मालूम क्या होगा यहाँ से, आर ई टू दी पावर आई थीटा, आर ई टू दी पावर आई थीटा। ठीक, तो ये आपको हो गया जेड की वैल्यू आर ई टू दी पावर आई थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ जेड, है ना। डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, एफ जेड। तो जब डब्ल्यू बराबर हो गया एफ जेड बता, तो एफ जेड, जेड के स्थान क्या लिख सकता हूँ, आर ई टू दी पावर आई थीटा। एकदम सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, कॉची रीमान इक्वेशन को जो है पोलर फॉर्म में कैसे ड्राइव करते हैं। ये हो गया इस तरीके से। W बराबर मिल गया एफ आर ई टू दी पावर आई थीटा, मतलब W किसका फंक्शन आप दिखाई दे रहा है, R और थीटा का। अब मैं क्या करूँगा, मैं W को पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू R एंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो क्या मिलने वाला है। ठीक है ना। अच्छा आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ रहा था कि नहीं, मैंने उसका भी लेक्चर भेजा हुआ है आपको। ऐसे ही खाली पढ़ाऊंगा मैं सब यहाँ पे, ये मैं सोचिएगा मैं लेक्चर दे खत्म कहानी,
मैं यहाँ सब पढ़ाऊँगा, मैं लेक्चर दे दिया कि आप लोग घर बैठे कुछ कर रहे होंगे नहीं, कम से कम वही रिवीजन करते रहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पढ़े हैं आप लोग कि नहीं? इसे मुँह बना रहे हैं, नहीं देखे? देख लीजिए, 2 लेक्चर में भेजा हूँ। तो घर में बैठे क्या कर रहे हो, खाली होंगे आप लोग, उसको देखते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोग को जब मैं पढ़ाऊँगा तुरंत आप उसको कैच कर लेंगे। अब बहुत आसान है, समझ में तुरंत आ जाएगा आपको। LPP से भी आसान आपको मिलेगा। उसका भी 2-3 दिन के बाद देखेंगे ना, एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा उसका, इतना तेजी के साथ खत्म होता है, क्योंकि सीधा सीधा एक चैप्टर उसमें ओपन होता है, एक फार्मूला आपको ड्राइव कराएंगे, बस वो फार्मूला याद कर लीजिए, चैप्टर खत्म। बस फार्मूला याद हुआ, चैप्टर खत्म हुआ, फिर अगला चैप्टर चालू होगा, एक फार्मूला ड्राइव कराएंगे, फार्मूला बस आप याद कर लीजिए, चैप्टर खत्म। और एग्जाम में भी फार्मूला याद ही करके जाना है, 10 से 15 फार्मूला याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल में आपको जो है 75 में से 70 मार्क्स लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। खाली 10 से 15 फार्मूला याद कर लीजिए, आप आराम से कर जाएंगे। ये है पूरा गधा गोल की तरह। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग पार्शली इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू आर। चलिए कितना होगा, डेभा W अपॉन डेभा R, यही तो होगा। और यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, क्या होगा, क्या होगा बताओ भाई, इसको R के रिस्पेक्ट करने कितना होगा बताओ जी, F डैश पहले होगा, R उसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे जेड स्क्वायर कोई बोल दे, जेड क्यूब बोल दे, जेड स्क्वायर प्लस का 2z बोल दे, जैसे जो अभी आप पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वल टू 0 करने तो इक्वेशन हो जाएगा। पॉलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 हो गया मान लीजिए, तो ये पॉलिनोमियल है इन एक्स। लेकिन हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, तो इसमें x के स्थान बस क्या होना चाहिए, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल अगर आपको दिखाई दे तो वेरिएबल किस रूप में दिखाई दे, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ठीक, जिसे हम लोग इसे आपका fz से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, fz। ऐसे x में फंक्शन होता है तो लिखते हैं fx। इसी प्रकार से अगर z में फंक्शन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आपका जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, और fz से उसे डिनोट करेंगे। हाँ, थर्ड ईयर की बच्ची है उसमें, बात समझ आ रहा है ना। अच्छा, इसी प्रकार से बेटा यह है कि जैसे प्रकार से fx को हम लोग बोलते हैं y, बोलते हैं ना, y बराबर fx बोलते हैं, उसी प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर fz बराबर w बोलते हैं, w बराबर fz। बात समझ में, w बराबर fz, वहाँ पे y बराबर fx, यहाँ पे w बराबर fz। अच्छा, फिर मैंने आपको यही बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो होता है वह हमेशा किस रूप में आपको दिखाई देगा, u प्लस IV के रूप में, है ना, नोट करते जाइएगा, है ना। वह किस रूप में होता है, u प्लस IV के रूप में होता है। नोट मतलब कि जो मैंने जो भी पढ़ाते जाऊँ आपको वो सब नोट्स बनाते चले जाइए। तो u प्लस IV के रूप में वो आपको हमेशा दिखाई देता है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिया था, एग्जाम्पल था आपका fz बराबर जेड स्क्वायर, fz बराबर जेड स्क्वायर आपका एग्जाम्पल था। जेड स्क्वायर आपका एग्जाम्पल था, तो फिर मैंने उसको दिखाया था किस प्रकार से उसको u प्लस IV के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा u और v जो होते हैं किसके फंक्शन होते हैं, x और y के। जैसे मैंने वहाँ बताया था fz बराबर जेड स्क्वायर के बारे में, तो यहाँ पे z मतलब x प्लस IY का स्क्वायर, तो मैंने किया था x स्क्वायर प्लस का IY का स्क्वायर और प्लस का 2IXY। तो यहाँ से I स्क्वायर Y स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, ये एक साथ, और I और 2XY। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यह क्या है, यही हमारा u है और प्लस का I, और ये क्या है हमारा v है। तो u क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, मतलब u किसका फंक्शन है, xy का। v क्या है 2xy, तो v भी किसका फंक्शन है, xy का। तो हर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। तो मान लीजिए सिंपली मैं जेड स्क्वायर लिया हूँ, जब भी आप देखिए पूरे कॉम्प्लेक्स में आप जब भी पढ़ेंगे तो जो भी फंक्शन आपके सामने आएगा वो फंक्शन जेड में ही होगा, और वो फंक्शन कौन होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। तो जब भी किसी फंक्शन की बात आएगी, फंक्शन का नाम आएगा, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को ही मानेंगे, मतलब वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ही होगा। पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को ही पढ़ना है, उसी से रिलेटेड हमको टॉपिक को पढ़ना है। बात समझ में आई। और हर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जरूरी नहीं है कि इस रूप में दिखे, बट हाँ उसे अगर आप देखना चाहें तो जरूर इस रूप में वो दिखाई देगा। जैसे ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा था ना u प्लस IV के रूप में, लेकिन जब मैंने उसको ओपन किया और फिर अलग अलग किया तो मुझे u प्लस IV के रूप में दिखाई दिया, और ये भी दिखाई दिया कि u किसका फंक्शन, xy का, v किसका फंक्शन, xy का। क्लियर हुआ। तो इस तरीके का होता है। अब देखिए इसके बाद फिर मैं बता रहा था आप लोगों को जो है यहाँ पे
किसी भी एनालिटिक फंक्शन के बारे में। फिर मैंने एक टॉपिक बताया था एनालिटिक फंक्शन, किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब कहते हैं। देखिए इतना आसान पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, आप देखेंगे खुद ही कुछ है ही नहीं। अभी आप आगे चलेंगे, सिलेबस उसका देख लीजिए, आपको सिलेबस देखते ही मालूम चला कितना सिलेबस है उसका। इतना छोटा सा सिलेबस है, नाम दे दिया कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला, बस कॉची इंटीग्रल फार्मूला का स्टेट प्रूफ पढ़ लेंगे, उसी 2-3 क्वेश्चन, टॉपिक खत्म। नाम दे दिया कॉची थ्योरम, खाली स्टेट ऑफ प्रूफ पढ़ लेंगे, 2 क्वेश्चन, काम खत्म हो गया। मतलब आपको 4-5 ठो जो है ऐसे थ्योरम पढ़ने हैं, और गारंटी है कि 4 थ्योरम में से 2 थ्योरम हर साल आते हैं, निश्चित है 101%। और उसी और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, उसी बेस्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी एक ही तरीके के होंगे। तो ये इस तरीके का रहेगा। तो मैंने बताया था एनालिटिक फंक्शन के बारे में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन हम जो है कब कहते हैं। तो मैंने क्या बताया था, बताइए, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब कहलाता है, जब वो सिंगल वैल्यूड हो, और साथ ही साथ वो जिस डोमेन में डिफाइंड हो उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। बात समझ में आ रही है ना, डोमेन समझ रहे हैं ना। हर एक फंक्शन जो होता है, मैंने उसमें एग्जांपल भी बताया था कि जो फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है, मतलब कि यक्स, जैसे मान लीजिए फंक्शन हमारा यक्स में है, तो यक्स के वे कौन कौन से वैल्यू हैं जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड हैं, यक्स के उसी वैल्यू के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1/x-2 लिया था ना, 1/x-2। तो मैंने बताया था कि देखिए ये जो फंक्शन है 1/x-2, ये केवल 2 को छोड़ दीजिए तो हर एक रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो वही डोमेन हो गया। r-2 वो उसका डोमेन हो गया। तो हर एक फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसका भी अपना डोमेन होगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है ना, अगर वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ सिंगल वैल्यूड है, तो मेन देखिए आपका जो है कॉन्सेप्ट वो डिफरेंशिएबल का ही है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो क्या हो जाएगा आपका एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, एनालिटिक फंक्शन को हम लोग रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं और होलोमार्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। ये भी मैं बताया था आप लोगों को कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है उसे रेगुलर बोलते हैं और क्या बोलते हैं, होलोमार्फिक बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब बातें करते हैं, ये तो एनालिटिक फंक्शन हो गया। अब कैसे किसी फंक्शन फंक्शन को चेक करते हैं कि वो एनालिटिक है कि नहीं है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था CR इक्वेशन, CR इक्वेशन को बोलते हैं कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है ना। CR इक्वेशन के थ्रू हम बताते हैं। बट लेकिन एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को ना, उस दिन टॉपिक तो मान लीजिए उसी ब्रेक हो गया था, रुक गया था, फिर मैंने उसको यूट्यूब पे शेयर कर दिया, तो एक आध बच्चे ने, शायद 3rd ईयर के बच्चा था, उसने हमसे क्वेश्चन कर लिया कि सर जो CR इक्वेशन है क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो नहीं, जान लीजिएगा, कोई भी आपका जो है एनालिटिक फंक्शन वाली कोई फंक्शन आपको दे दिया, उसको चेक करना है कि वह एनालिटिक है कि नहीं है। तो जब हम CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तब गारंटी वह एनालिटिक नहीं होगा। बात समझ में आई। अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो गारंटी है कि वह एनालिटिक नहीं होगा। लेकिन सेटिस्फाई कर गया तो इसकी गारंटी नहीं है कि वह एनालिटिक होगा। याद रखिएगा, मतलब CR इक्वेशन जो है वो केवल नेसेसरी कंडीशन है, वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन मतलब यह होता है कि अगर कोई किसी का नेसेसरी कंडीशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सफिशिएंट, अगर मतलब सफिशिएंट की बात करते हैं तो सफिशिएंट कंडीशन जो होता है वो पर्याप्त होता है कहने के लिए वो एनालिटिक है कि नहीं है। तो CR इक्वेशन जो होता है वो नेसेसरी कंडीशन होता है, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वह गारंटी CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तब आप ये नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि CR इक्वेशन जो होता है वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है। वो क्या कैसा होता है, वो नेसेसरी कंडीशन होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन दिया है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है तो वो दे देता है कि भाई बताइए कि जो है ये एनालिटिक है कि नहीं है, तो हम CR इक्वेशन चेक करते हैं। अगर CR इक्वेशन हमने चेक किया, अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तब हम गारंटी बोल देंगे कि वो एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो कंपल्सरी है, नेसेसरी है कि वो CR इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो है चेक किया, वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, अब कोई आपसे बोले बताओ एनालिटिक है कि नहीं है,
तो आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी हम नहीं कर सकते कि वो एनालिटिक है कि नहीं है। उसके लिए फिर हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तब जाके बोलते हैं कि वो एनालिटिक है कि नहीं। लेकिन अगर नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तब गारंटी बोल देंगे कि वो एनालिटिक नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नेसेसरी का मतलब, ठीक है। तो अब हम उसी CR इक्वेशन को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो आप हेडिंग कीजिए नेसेसरी कंडीशन, हेडिंग रहेगा नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन टू बी एनालिटिक। necessary condition for a complex variable function to be analytic, to be analytic। किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के एनालिटिक होने का जो नेसेसरी कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसी को बेटा हम लिख सकते हैं आर में करके, ठीक है, जो है कॉची रीमान इक्वेशन। वो कंडीशन कौन है, कॉची रीमान इक्वेशन। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है डिस्कस द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन टू बी एनालिटिक, या आपसे ये भी बोल सकता है बेटा कि डिराइव कॉची रीमान इक्वेशन या डिराइव CR इक्वेशन। क्लियर है? आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आइए सबसे पहले देखिए, अभी नेसेसरी कंडीशन में देखता हूँ क्या है CR इक्वेशन, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, तो फिर उसका नेसेसरी कंडीशन यही है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो आइए हम फंक्शन को एनालिटिक मानते हैं और फिर दिखाते हैं कि वह जो है एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, CR इक्वेशन। कॉची रीमान जो कि आपके मैथमेटिशियन है उन्हीं के नाम पे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए आप प्रूफ देख लीजिएगा, उस बार आप नोट कीजिएगा। लेट FZ, देखिए जब भी कोई फंक्शन मानेंगे वो जेड में ही मानेंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन से ही रिलेटेड होगा। लेट FZ बी एनालिटिक, FZ को एनालिटिक मान लेते हैं। लेट FZ बी एनालिटिक, याद रखिएगा अगर FZ एनालिटिक है देन, तो एनालिटिक का मैंने आपको डिफिनेशन बताया, तब FZ होगा सिंगल वैल्यूड और FZ अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो मैं 60 में लिखता हूँ कि लेट FZ बी एनालिटिक देन, अच्छा बेटा इस Z को ना, इस Z को आप, FZ को आप W बराबर भी करके लिखते हैं, था 60 में वो लिखना चाह रहा हूँ मैं, है ना। भाई इसको क्या लिखते हैं, W बराबर, तो W मतलब FZ वो एनालिटिक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मतलब इसका डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यही तो मतलब डिफरेंशियल मतलब ना, डिफरेंशियल मतलब कि वो डिफरेंशिएट हो सकता है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो देन dW बाई dz एग्जिस्ट, यह बात, देन dW बाई dz क्या एग्जिस्ट। देखिए अगर W एनालिटिक है तो वह अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब उसका डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो W का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, Z के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि Z का फंक्शन तो Z के रिस्पेक्ट में, तो dW बाई dz क्या करेगा, एग्जिस्ट। चलिए आपको एकदम कंसेप्ट की बात बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। किसी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब समझते क्या होता है, किसी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब यह होता है कि अलग अलग अगर हम पाथ लें, अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग जब उसको हम लोग जो है डिफरेंशिएट करें और उसका डेरिवेटिव देखें तो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब समझिए यहाँ पे अगर dW बाई dz एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ दस dW बाई dz हैविंग सेम वैल्यू along एवरी पाथ, हर पाथ के अकॉर्डिंग या हर पाथ के थ्रू अगर हम उसकी वैल्यू देखें तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसे मान लीजिए कोई फंक्शन होता है ना, इसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, मुझे देखना है कि यह इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम इस पॉइंट से होते हुए कई पाथ ले सकते हैं। देखो यह जो इस पॉइंट से होकर जाए
पाथ मतलब रास्ता या रेखा, कोई भी बोल सकते हैं, है ना। तो हर एक ऐसे इसको लें, इसको लें, इसको लें, इसको लें, अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग जब इसकी वैल्यू देखें इस पॉइंट पर तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यह होता है जो है डिफरेंशिएबिलिटी। अभी रियल में जाएंगे तो उसको मैं अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, याद रखिएगा। फिर dw/dz हैविंग सेम वैल्यू अलोंग एवरी पाथ। अच्छा, अब चलो हम लोग क्या करते हैं ना, दो पाथ लेते हैं। अब दो पाथ लेंगे और दोनों पाथ के अलोंग इसकी वैल्यू देखेंगे। अगर वैल्यू सेम आएगा तब तो बोलेंगे क्या है कि वह जो है डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और सेम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया है कि W क्या है, एनालिटिक है, और W एनालिटिक आपने बोल दिया, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो हर अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग, है ना, dw/dz की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, अलग अलग पाथ लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं। किसके अलोंग एक्स एक्सिस। मैं दो पाथ लेता हूँ, एक एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, एक क्या ले लेता हूँ मैं, वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस, देखो अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, देखो ध्यान से, z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो y बराबर क्या होगा, 0, यही ना होगा भैया। जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो y बराबर क्या होगा, 0। तो अलोंग एक्स एक्सिस z बराबर x हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, z बराबर x हो जाएगा। इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर लो, इसमें डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा का मतलब भी वही, डी का मतलब भी वही, डेभा का मतलब भी वही, बस समझने की बात है। इसमें मैंने बोला डी जो होता है यह आपका ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन होता है, और जैसे डेभा लगाते हैं ऐसे यह पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है। बात समझ में आ रही है, यह पार्शियल। और ये मतलब समझते हैं ना, जैसे डी है तो अगर कोई फंक्शन मान लीजिए है, अगर वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मतलब मोर देन वन वेरिएबल का है, तब अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन है ना, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल, जब एक ही की बात करते हैं, ठीक है ना, और सबको क्या मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट, है ना, तब उनको पार्शियल। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा भी दिखा, फिजिक्स में इसे डेल्टा से यूज कर देते हैं, डेल्टा से। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू एक्स, मतलब डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो अलोंग एक्स एक्सिस में लिख दूंगा डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये घबराया कि नहीं, कहाँ से आया है, देखिए यहाँ से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, dw/dz को मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, dw/dz इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, डेल्टा w अपान डेल्टा x। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स हमको लगता है इसमें सब पढ़ने वाले भी हैं, आप लोग पढ़े होंगे। v बराबर, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग, आप क्या लिखते थे वहाँ पे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s अपान डेल्टा t, ये लिखते थे कि नहीं आप लोग। तात्क्षणिक वेग के लिए नाम सुना है नहीं आपने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण, पढ़ा है ना आप लोगों ने। इस तरह से ए को भी लिखते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, है ना, और डेल्टा v अपान डेल्टा t। अरे भाई इसी को तो लोग स्टार्ट में लिख देते थे, यही ds अपान dt, इसको लिखते हैं dv/dt, यही तो है, फिजिक्स पढ़ा है, पढ़ेंगे भी अभी आप लोग, तो वही यूज करते हैं यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने डेल्टा में लिख दिया, जहाँ यहाँ पे डेल्टा है मैं इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको मालूम क्या लिखूंगा मैं, अब देखो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस की बात हो गई, तो जेड तो दो ही का फंक्शन है ना, एक्स और वाई का है, तो एक्स एक्सिस से अलोंग वाई की कहानी खत्म हो चुकी। तो जहाँ डी जेड था उसको आप क्या लिख देंगे, डेल्टा जेड के रूप में लिखेंगे, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स लिखेंगे। तो मैंने डेल्टा एक्स इसलिए लिख दिया क्योंकि वाई वाला पार्ट तो 0 हो गया, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस की बात हो गई। अच्छा, जब वाई खत्म हो गया, एक्स बचा है, तो वहाँ पे अब हम पार्शियल भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं डी लिख दिया हूँ ना, ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ मैं डी भी लिख सकता हूँ, dw/dx भी लिख सकता हूँ, और डेभा w अपान डेभा x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि y तो हो गया 0, बचा खाली एक ही फंक्शन। जब एक ही फंक्शन बचा, जैसे एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करो तब भी 2x आएगा, पार्शियल करोगे तब भी 2x आएगा, क्योंकि एक ही फंक्शन है, मतलब एक ही वेरिएबल है। इसको मैं लिख दूंगा डेभा w अपान डेभा x। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर कर दूंगा फर्स्ट, ठीक। आगे देखो सेकेंड, अब अलोंग वाई एक्सिस, जब यही वाई एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ आ जाओ, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई,
वाई एक्सिस के लॉन्ग x0, ठीक है ना। तो डेल्टा, मैं इसको लिख देता हूँ, z इक्वल टू आई वाई, क्लियर है। डिफरेंशिएट डेल्टा z इक्वल टू आई डेल्टा वाई, क्लियर। डेल्टा z इक्वल टू आई डेल्टा वाई। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, फिर डी डब्ल्यू बाई डी जेड, अब लिखूंगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 और डेल्टा डब्ल्यू अपान और आई डेल्टा वाई, है ना। क्योंकि भाई देखिए बात समझ में आई भाई, डेल्टा जेड इसको समझो, तो डेल्टा जेड इक्वल टू क्या, डेल्टा जेड इक्वल टू आई डेल्टा वाई, ठीक है, आई डेल्टा वाई। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 अपान आई, बोलो, और डेभा डब्ल्यू अपान डेभा वाई, ठीक है, डेभा डब्ल्यू अपान डेभा वाई। इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड, मैंने दो पाथ लिया, दोनों पाथ के अलोंग डी डब्ल्यू बाई डी जेड की मैंने वैल्यू निकाल ली। दोनों पाथ के अलोंग मैंने डी डब्ल्यू बाई डी जेड की क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। लेकिन नियम क्या कहता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है, मतलब डी डब्ल्यू बाई डी जेड एग्जिस्ट करेगा। अगर डी डब्ल्यू बाई डी जेड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि उसका वैल्यू जो है हर पाथ के अलोंग सेम आएगा। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या होंगे, सेम, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस डी डब्ल्यू बाई डी जेड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एनालिटिक अपने माना हुआ है, हेंस ये दोनों वैल्यू क्या आएंगे, इसके सेम आएंगे। अलग अलग पाथ के लॉन्ग निकाले हैं तो हर पाथ के लॉन्ग वैल्यू सेम आएगी। तो खाली दो ही पाथ निकाला हूँ, तो डेभा डब्ल्यू अपान डेभा एक्स इक्वल टू 1 अपान आई डेभा डब्ल्यू अपान डेभा वाई, क्लियर है। इधर मिटा देता हूँ, ये सब कोई चीज़ समझ लेंगे ये सब। देखिए यहाँ पे यह हो गया, देखिए यहाँ पे क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अब यह है कि जो W है इसको क्या लिखूंगा, U प्लस आई भी, क्या लिखूंगा, U प्लस आई भी। तो डेभा अपान डेभा एक्स और U प्लस आई भी और 1 अपान आई और फिर डेभा अपान डेभा वाई और U प्लस आई भी। अलग अलग कर दूं तो डेभा U अपान डेभा एक्स प्लस का आई और डेभा भी अपान डेभा एक्स और 1 अपान आई, ठीक है ना। और यहाँ पे डेभा U अपान डेभा वाई प्लस का आई डेभा भी अपान डेभा, क्लियर है। अब इस आई को भेज दूँ उधर, आई को उधर भेज देता हूँ, तो आई डेभा U अपान डेभा एक्स, और जब आई को यहाँ करेंगे तो माइनस डेभा भी अपान डेभा एक्स, या गया उधर काम खत्म। अब यहाँ बचा डेभा U अपान डेभा वाई और प्लस का आई डेभा भी अपान डेभा वाई, ठीक है। इक्वेट कर लो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लो, इक्वेट कर लो। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट आपका है यह वाला रियल, ये वाला रियल इधर, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ है और यहाँ है। तो डेभा U अपान डेभा एक्स किसके बराबर, डेभा भी अपान डेभा वाई की। तो बताओ, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ लगा हुआ, डेभा U अपान डेभा एक्स, यहाँ क्या है, डेभा भी अपान डेभा वाई। तो डेभा U अपान डेभा एक्स इक्वल टू डेभा भी अपान डेभा वाई, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा। इसी को हम शार्ट में क्या लिखते हैं, यूएक्स। यूएक्स मतलब U का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये जो डेभा U अपान डेभा एक्स, इसी को शार्ट में यूएक्स लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, भी वाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, ये तो रियल आपने इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लिया, और क्या है अभी रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है, माइनस डेभा भी अपान डेभा एक्स इक्वल टू डेभा U अपान डेभा वाई, या मैं इसी को स्टार्ट में लिख दूं, ठीक है ना, भी एक्स, सॉरी ऐसे लिख दूं, यू आई इक्वल टू माइनस का भी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर नोन एज CR इक्वेशन। यही होता है CR इक्वेशन। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि भाई ऑब्जेक्ट का एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब कि उसकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग पाथ के अलाउंग सेम आएगी। मैंने दो पाथ लिया, दोनों पाथ के अलाउंग उसकी वैल्यू निकाली, फिर मैंने सेम कर दी। सेम कर दी तो हमें ये कंडीशन मिला। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा, एनालिटिक माना है तभी नहीं कंडीशन आया, अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो कन्फर्म यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो लास्ट में लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर नोन एज CR इक्वेशन, ठीक है, CR इक्वेशन। इसका प्रूफ न के बराबर पूछा है, कभी पूछा उछा है नहीं, बट बहुत लेंदी भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं।
तो जल्दी से जो भी मैथ पढ़ने वाले जल्दी से आएँ, हम बहुत तेज़ी से ख़त्म करेंगे। जब खींचेंगे 3-4 घंटा रेगुलर डेली, क्योंकि थर्ड ईयर में जाने का मतलब यह हुआ कि अब आप लोग आगे का भी ध्यान रखेंगे कि आगे आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए किसी को फिजिक्स सेमेस्ट्री करना है, केमिस्ट्री सेमेस्ट्री करना है, मैथ सेमेस्ट्री करना है, तो देखिए IIT JEM के एग्ज़ाम फरवरी में ही होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के ठीक पहले होते हैं। इसका मतलब कि अब आपको इसी साल आगे क्या करना है उसकी भी प्लानिंग बना के चलनी है। तो हम जितना जल्दी सिलेबस अपना खींच लेंगे, जितना अच्छा कवर रहेगा, उतना अच्छा आप आगे की प्लानिंग भी कर पाएंगे। और इसी में जूझते रह जाएंगे फरवरी मार्च तक सिलेबस ही पूरा करने में, तो 1 साल और आपको वेट करना पड़ेगा, 1 साल और तैयारी वारी करनी पड़ेगी, तब आप आगे जा पाएंगे। तो इसलिए जो है हम लोग तेज़ी से सिलेबस ख़त्म करेंगे तो सही रहेगा और हो जाएगा। 2 महीने रेगुलर आप लोग पहले आइए, 2 महीने में तो खींच देंगे कम से कम 3 पेपर। एक का पेपर बचवा करेगा रियल, आराम से उसको पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, तो यही है CR इक्वेशन, UX इक्वल टू VY एंड UI इक्वल टू माइनस का VX। UX मतलब विनीत कुमार डेभा U अपान डेभा X, और VY का मतलब डेभा V अपान डेभा Y, और UI का मतलब डेभा U अपान डेभा Y, और VX का मतलब डेभा V अपान डेभा X। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। क्या जी पेज भर गया? रिवर्स गियर में लिख ही रही हो ना? हो गया भैया? यस सर। क्लास में लिख लेना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर नोन एज CR इक्वेशंस। जब भी CR इक्वेशन की बात आएगी तुरंत आप जो बताएंगे। ठीक है, हो गया? ठीक है, अब आप हेडिंग कर लेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस। लिख लिए ना? हेडिंग रहेगा बेटा पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस। ठीक है, सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ जो भी डेरिवेशन का है। हेडिंग करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ, ऐसे तो मान लीजिए हो गया आपका XY में है ना, ये जो CR इक्वेशन किस में है, XY में। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको? कार्टेशियन। ठीक है, अब हम पोलर फॉर्म मतलब यही CR इक्वेशन अब हम R और थीटा के फॉर्म में देखेंगे। या तब के लिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमको R और थीटा में करके ही दे दिया और उसके एनालिटिक के बारे में बातें करनी हो जाए, बट याद रखिएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन पोलर फॉर्म में नहीं देगा। देखिए कॉम्प्लेक्स है तो बहुत लेंदी, अगर देखा जाए तो जो कॉम्प्लेक्स जितना है अभी MSc में आप 2 बार पढ़ेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स है बहुत ब्रॉड,
लेकिन आपको जो पढ़ना है, आपका जो सिलेबस है ना वो बहुत कम है। बस मेन बात यह है कि आपका सिलेबस बहुत कम है, आपका टू दी पॉइंट सिलेबस ही है। सिलेबस देखेंगे तब भी आपको इतने दिखाई देगा, और जो भी है वो भी टू दी पॉइंट। मतलब ये नहीं कि कोई टॉपिक लिख दिया तो मतलब वो बहुत लंबा चलेगा, नहीं, कोई टॉपिक लिख दिया स्टेट प्रूफ 2 ठो क्वेश्चन, कहानी खत्म उस टॉपिक की, और वही एबो करेगा, उससे बाहर जाने वाला कुछ नहीं है। तो आपका सिलेबस बहुत आसान है। तो हम भले पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं और दिया भी है आपके बुक में, बट पोलर फॉर्म से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको खाली कार्टेशियन फॉर्म को ही याद करना है, वही तैयार करना है। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अब देखें हेडिंग की है ना, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन। अच्छा ये देखो, अगर मैं लिखूं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक, z इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, x प्लस आई वाई, ठीक है, क्या कर रहे हो, ठीक ना। अब मैं पोलर फॉर्म की बात हो रही है तो मैं x के स्थान पे क्या पुट करूंगा, r cos थीटा, और y के स्थान पे r sin थीटा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे r cos थीटा प्लस का i r sin थीटा। अगर मैं r कर लूँ कॉमन, r क्या कर लूँ कॉमन, तो मालूम क्या मिलने वाला है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस का i sin थीटा। मालूम क्या होगा यहाँ से, r e टू दी पावर i थीटा, r e टू दी पावर i थीटा, ठीक। तो ये आपको हो गया z की वैल्यू r e टू दी पावर i थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ पे w बराबर क्या होता है, एफ जेड, है ना, w बराबर क्या होता है आपका एफ जेड। तो जब w बराबर हो गया एफ जेड बता दो, एफ जेड, जेड के स्थान क्या लिख सकता हूँ, r e टू दी पावर i थीटा। एकदम सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, कॉची रीमान इक्वेशन को जो है पोलर फॉर्म में कैसे ड्राइव करते हैं। यह हो गया इस तरीके से। w बराबर मिल गया एफ r e टू दी पावर i थीटा, मतलब w किसका फंक्शन अब दिखाई दे रहा है, r और थीटा का। अब मैं क्या करूँगा, मैं w को पार्सली डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू r एंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू r, r के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। अच्छा आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ रहा था कि नहीं, मैंने उसका भी लेक्चर भेजा हुआ है आपको। ऐसे ही खाली पढ़ाऊंगा मैं सब यहाँ पे, ये मैं सोचेगा मैं लेक्चर दे खत्म कहानी, मैं यहाँ सब पढ़ाऊंगा। मैं लेक्चर दे कि आप लोग घर बैठे कुछ कर रहे होंगे नहीं, कम से कम वही रिवीजन करते रहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, पढ़े हैं आप लोग कि नहीं, इसे मुँह बना रहे हैं, नहीं देखे, देख लीजिए 2 लेक्चर में भेजा हूँ। तो घर में बैठे क्या कर रहे हो, खाली होंगे आप लोग, उसको देखते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोग को जब मैं पढ़ाऊँगा तुरंत आप उसको कैच कर लेंगे। अब बहुत आसान है, समझ में तुरंत आ जाएगा आपको, LPP से भी आसान आपको मिलेगा। उसका भी 2-3 दिन के बाद देखेंगे ना, एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा उसका, इतना तेजी के साथ खत्म होता है, क्योंकि सीधा सीधा एक चैप्टर उसमें ओपन होता है, एक फार्मूला आपको ड्राइव कराएंगे, बस वो फार्मूला याद कर लीजिए, चैप्टर खत्म, बस फार्मूला याद हुआ चैप्टर खत्म हुआ, फिर अगला चैप्टर चालू होगा, एक फार्मूला ड्राइव कराएंगे, फार्मूला बस आप याद कर लीजिए, चैप्टर खत्म। और एग्जाम में भी फार्मूला याद ही करके जाना है, 10 से 15 फार्मूला याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल में आपको जो है 75 में से 70 मार्क्स लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, खाली 10 से 15 फार्मूला याद कर लीजिए, आप आराम से कर जाएंगे। ये है पूरा गधा गोल की तरह। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू r, चलिए कितना होगा, डेभा w अपॉन डेभा r, यही तो होगा। और यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, क्या होगा, क्या होगा बताओ भाई, इसको r के रिस्पेक्ट में कितना होगा बताओ जी, एफ डैश पहले होगा, r e टू दी पावर i थीटा, बात समझ में आ रही है ना, फंक्शन है ना, तो एफ डैश लिखेंगे। अब अंदर जो है उसको लिखते हैं, अंदर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, e टू दी पावर i थीटा, r का हो गया 1, क्लियर है ना। ये हो जाएगा आपको, इस तरह से इक्वेशन नंबर कर दिया 2। अगेन बात नहीं मिश्रा जी, इधर देखिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करो तो डेभा w अपॉन डेभा थीटा, फिर क्या होगा, एफ डैश r e टू दी पावर i थीटा, ठीक है ना। अब हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा रेस्पेक्ट में, तो r एज अ कांस्टेंट पड़ा रहेगा। अब अंदर का इसको करते हैं, ठीक है ना, और e के पावर i थीटा का, क्या बात है ना, यही ना होगा, और क्या इंटू भाई, इंटू
नहीं नहीं, इंटू आई हो जाएगा, आई थीटा नहीं हो जाएगा। जी जी, आई थीटा करेंगे तो आई, ठीक बराबर। ये इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड, है ना। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, देखिए यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है यहाँ पे। देखिए एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा ई टू द पावर आई थीटा। मैं क्या करता हूँ मालूम है, डेभा डब्ल्यू अपान डेभा थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। और एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा के प्लेस पे डेभा डब्ल्यू अपान डेभा आर लिख देता हूँ। तो मालूम क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, आई आर बचेगा, तो आई आर और डेभा डब्ल्यू अपान डेभा आर। अब बताओ, ठीक है ना। अब देखो क्या होने वाला है, अब W इक्वल टू क्या होता है, U प्लस आई भी, U प्लस आई भी, तो हो जाएगा कितना मालूम है यार, इसको मैं लिख देता हूँ डेभा, मैं लिख देता हूँ डेभा अपान डेभा थीटा U प्लस आई भी और आई आर और डेभा अपान डेभा आर U प्लस आई भी। क्लियर है, अलग अलग करो तो डेभा U अपान डेभा थीटा प्लस आई डेभा भी अपान डेभा थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे आई आर डेभा यू अपान डेभा आर, ठीक है ना, माइनस कितना आर डेभा भी अपान डेभा आर, यही तो बेटा। अब मैं क्या करूँगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दूंगा। चलिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो रियल पार्ट कौन है, डेभा यू अपान डेभा थीटा इक्वल टू माइनस आर डेभा भी अपान डेभा आर, या इसे लिख सकते हैं आप, क्या मालूम है, डेभा भी, या ऐसे लिख सकते हो 1 अपान आर, ठीक है ना, 1 अपान आर और डेभा यू अपान डेभा थीटा इक्वल टू माइनस का डेभा भी अपान डेभा आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट या थर्ड हो गया, फोर हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद अब आप लोग क्या कर लीजिए जो है, अब इसके बाद आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ लिख दूँ, नहीं लिखूँ, देखिए यहाँ क्या होने वाला है। चलिए इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लीजिए। इमेजिनरी पार्ट्स में क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिल जाएगा डेभा भी अपान डेभा थीटा बराबर और आर डेभा यू अपान डेभा आर। तो यहाँ से आर करके मिल जाएगा डेभा यू अपान डेभा आर इक्वल टू 1 अपान आर और डेभा भी अपान डेभा थीटा। इक्वेशन नंबर 5। तो यही जो 4 और 5 है ना, यही है कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। नोट कर लीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा इक्वेशन 4 and 5 आर नोन एज CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ठीक है, आसान है ना, क्योंकि इससे आसान प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ से झंडू कैलकुलस चालू होगा। देखिए जो क्वेश्चन कराएंगे बहुत इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिक्स आएंगे। जो क्वेश्चन कराएंगे वही आएगा, बता दे रहे हैं। इस बार मैथ पेपर दिए ना आप लोग, आया सब, आया जाएगा ना 200 में 200। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, अरे 200 नंबर का पेपर था ही, सबको पता है। 20 25 100 50 दूनी 100 यही तो था ना। 5 ठो 60 करना था और 2 ठो लॉन्ग करना था। 15 में से 5 60 करने थे। जब आपने सभी किए होंगे सही तो 200 में 200 काहे नहीं मिलेगा आपको, किया है ना, ईमानदारी से बताइए। ये आसान था एकदम पेपर। क्या बताओ, कुछ पूछ रहे हो? अच्छा ये पूछना था, ये बीच में ना, हाँ ऐसा मोबाइल में भी वहाँ से गायब दिख रहा है। यही सब देखो कहाँ से हो रहा है गड़बड़। अब इसको ही ऊपर सेट करना होगा।
चलिए बीच में जहाँ भी कहीं दिख नहीं रहा है वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, लगातार बोला हूँ, आपने समझा है तो कुछ अपने से भी कैलकुलेशन चालू करते रहिए आप लोग। यस सर। क्या? नहीं वही तो हम कॉल किए ना, कहाँ लगा है कहीं नहीं सर। अजय सर से पूछते हैं, अजय सर तो एग्ज़ाम दे रहे हैं पेट का। कल बात हुई थी ना उनसे? हाँ तो कल बोले होते तो ठीक रहता ना, अचानक फ़ोन भी करेंगे तो नहीं आ पाएंगे हम लोग लगता है। अजय और तुमने बात की थी, बोले थे 9 बजे से समय देंगे, 9 बजे भी आ जाए तो काम हो जाएगा। हाँ एक आध क्लास ले लेंगे अगर। थोड़ा सा उनको दूसरा कोई से बात किए। हेलो, हाँ कब तक फ्री हो रहे हैं आप? कल एग्जाम है, कल की बात ही। नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करिए। हो गया भैया? समझ में आया ना? वो तो ईजी था, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको जेड बराबर आई टू दी पावर आई थीटा दिमाग में रहेगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, जेड के स्थान पे आई की पावर थीटा रख के बस विथ रिस्पेक्ट टू आई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा पार्सली डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, फिर दोनों से बस एलिमिनेट कर दीजिए, अब डैश आई की पावर आई थीटा को हटा दीजिए, वहाँ से काम खत्म होता है। ठीक है, अब हेडिंग कीजिए हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन। ठीक, अच्छा आपने कभी लाप्लास इक्वेशन पढ़ा है? कभी लाप्लास इक्वेशन का नाम सुना है आपने? हैं? सुने हैं? कहाँ सुने थे आप लोग? हैं? सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी सुना है आपने? सुना था फिजिक्स में? सुने हैं ना? क्या सुना था आपने? क्या किसी को लाप्लास इक्वेशन मतलब क्या? भाई